नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 107 से 111 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 106 तक हल करवा दिए हैं। आप अपने चैनल की प्ले लिस्ट पर जाके उसे हल कर सकते हो। बड़े ही सटीक तरीके से प्रत्येक प्रश्न का जवाब मिलेगा आपको। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 107 का। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मिलान कीजिए। आपको क्या करनी है? मिलान करनी है। किसकी मिलान करनी है? सबसे पहले बिंदु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर रेखा के बारे में, किरण, रेखाखंड, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इन सब को आपको समझना है और संबंधित प्रश्न को हल करना है। यहाँ देखोगे पहले प्रश्न के अंदर, तो ये क्या है? इसे क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे बिंदु। तो बिंदु से मिलान करना है, ये आपका बिंदु हो गया। इसी तरह देखोगे ये इस प्रकार एक तरफ तीर का निशान है। जब एक तरफ तीर का निशान होता है तो उसे क्या बोलना चाहिए? उसे बोलना चाहिए आपका किरण बोलना चाहिए। इसी तरह दोनों तरफ तीर का निशान है, दोनों तरफ तीर का निशान है, ऐसी स्थिति में उसे क्या बोलते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों तरफ तीर का निशान होने की स्थिति में उसे बोलते हैं आपकी रेखा। उसे क्या बोलोगे? रेखा बोलते हैं। आगे 4 नंबर देखोगे तो 4 नंबर में दोनों तरफ बिंदु देखने को मिलेंगे और बीच में ये रेखा मिलेगी, तो ये है आपका रेखाखंड। इसे क्या बोलोगे? रेखाखंड बोलोगे। अगला प्रश्न 5वां, एक रेखा और दूसरी रेखा। ये एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी तरह से आगे जाते हुए काटेगी, इसलिए इस रेखा को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेगे? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। आगे 6 नंबर देखोगे तो दोनों समांतर चल रही है। कहीं पर भी इधर आगे बढ़ाओ इधर भी आगे बढ़ाओ तो ये समांतर चलती रहेगी, इसलिए इस रेखा का नाम है समांतर रेखाएं। तो इस प्रकार आपको सभी रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए कि किरण क्या चीज़ होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या चीज़ होती है, बिंदु क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होती है। इस सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर प्रश्न है, नीचे आपको पैमाना के चित्र दिए गए हैं। आपको एरो के निशान से पढ़कर बताना है कि एरो का निशान कितने सेंटीमीटर पर है। यहाँ स्केल देख रहे हो, स्केल में आप देखोगे जहाँ एरो का निशान लगा हुआ है वो कितने सेंटीमीटर पे है। तो ये एरो का निशान देख रहे हो तो ये कितने सेंटीमीटर पे है? 5 सेंटीमीटर पे है। तो आपको यहाँ भरना है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा देखो, यहाँ एरो का निशान देख रहे हो 3 पे, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। तीसरे में देखोगे एरो का निशान तो 15 पे है, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 2 है हल करना था। जहाँ एरो का निशान है, एरो के निशान में जस्ट नीचे देखोगे जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या सेंटीमीटर में है, तो वो सेंटीमीटर में आपको भरनी थी। आगे इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा और जस्ट इसका उल्टा होगा। इसमें क्या है? सेंटीमीटर दिया हुआ होगा प्रश्न के अंदर, आपको वहाँ क्या लगाना है? सेंटीमीटर दिया हुआ होता तो एरो लगाना है। यानी 5 कहाँ है? वहाँ एरो 5 यहाँ था, स्केल के अंदर 5 यहाँ था, 5 के ऊपर एरो का निशान लगा दिया। इसी तरह दूसरा देखोगे 10 सेंटीमीटर, 10 यहाँ है तो 10 के ऊपर एरो का निशान लगा दिया। 7 सेंटीमीटर, 7 के ऊपर एरो का निशान लगा दिया। इस तरीके से आपको एरो का निशान लगाना है। तो दोनों तरीके से आपके सामने प्रश्न आ गए हैं। पहले एरो का निशान लगा हुआ था स्केल के ऊपर, आपको लिखना था, और अब सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एरो का निशान लगाना था। अब बढ़ेंगे अपन कार्यपत्रक नंबर 108 की तरफ। रेखाखंड मापन की समझ विकसित कर पाना। आपको रेखाखंड है उसको मापने की समझ है वो विकसित होनी चाहिए। तो यहाँ देखोगे पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि नीचे दी गई वस्तुओं को पेंसिल की सहायता से सेंटीमीटर में मापिए। सेंटीमीटर में सीएम बोलते हैं, सेंटीमीटर इस प्रकार लिखते हैं और सेंटीमीटर ये इस प्रकार लिखते हैं। अब आपको यहाँ पहला देखने को मिल रहा है, तो पहले के अंदर ये नाइफ है, KNIFE नाइफ। तो इस नाइफ को देखोगे तो ये 8 सेंटीमीटर पे आके रुकता है, तो इसका माप कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो टॉफ़ी है, तो टॉफ़ी कहाँ तक है? 3 तक है, तो 3 सेंटीमीटर तक ये 3 सेंटीमीटर टॉफ़ी का माप हो जाता है। तो वस्तुओं को देख करके आपको पता करना है कि ये वस्तु कितनी सेंटीमीटर है। इसी तरीके से बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए गई रेखाखंडों को पैमाने की सहायता से माप कर लिखिए। आपको ये रेखाखंड है, इनको देख करके पैमाने से मापना है। आपके पास में स्केल होगी, स्केल से माप करके बताओगे कि ये कितने सेंटीमीटर है। मैंने पहला देखा A और B, तो A और B को स्केल की सहायता से मापा तो 8.4 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह दूसरा मैंने मापा स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर हुआ। तीसरा P और Q को मापा तो
10.5 सेंटीमीटर हुआ। आर एस मापा 4 नंबर का तो 7.1 सेंटीमीटर हुआ। इस तरीके से आपको पैमाने की सहायता से मापना है। मापने के बाद में यहाँ आपको सम माप लिखना है। इसी तरह बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो प्रश्न है उसमें आपको सेंटीमीटर में माप लिखा हुआ है, आपको रेखाखंड बनाना है पैमाने की सहायता से। जैसे नामकरण आप खुद कर सकते हो, जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, उसके बाद में मैंने उनका नाम रख दिया ए और बी, तो ये एक रेखाखंड हो गया। रेखाखंड का नाम हो गया ए और बी। इसी तरह दूसरा देखोगे 6.3 सेंटीमीटर, तो मैंने 6.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची और उसका नाम रख दिया ए और बे रख दिया। इसी तरह आप तीसरा देखोगे 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची मैंने और उस रेखा खंड खींचा और उस रेखाखंड का नाम मैंने रख दिया पी और क्यू। इसी तरह आप देखोगे 7.4 सेंटीमीटर, तो 7.4 सेंटीमीटर की मैंने रेखाखंड खींचा और उसका नाम रख दिया आर और एस। इसी तरह आप देखोगे 3.1 सेंटीमीटर है, तो मैंने एक रेखाखंड खींचा 3.1 सेंटीमीटर का और उसका नाम रख दिया सी और डी। आगे देखोगे तो 8.5 सेंटीमीटर है, तो मैंने एक रेखाखंड खींच लिया 8.5 सेंटीमीटर का और उसका नाम रख दिया के और एल। इसी तरह आप भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, बड़े ही सरल तरीके से आप इसे देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 109 की तरफ। त्रिभुजों के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की जो समझ है वो विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है इससे संबंधित, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुजों की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज में वर्गीकृत करना है। त्रिभुजों को समबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु होता है और एक विषम बाहु त्रिभुज होता है, उसमें वर्गीकृत करना है। यहाँ देखोगे तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो इसका माप तीनों भुजाओं का जो माप है वो अलग अलग है। इसलिए इस त्रिभुज का नाम अगर रखेंगे तो वो हो जाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 3 में से 2 भुजाएं समान होती हैं और विषम बाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। ये इन तीनों की परिभाषा होती है। तो दूसरा देखोगे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तीनों का माप बना, तीनों भुजाओं का माप क्या है, बराबर है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा देखोगे 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसकी 2 भुजाएं समान है, एक अलग है, इसलिए कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे 4 नंबर देखोगे तो 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और एक है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखोगे तो ये भी समद्विबाहु है क्योंकि 2 भुजाएं समान हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी तरह बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर आपका प्रश्न जो है वो है कि नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः मापकर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। यहाँ देखोगे तो ये त्रिभुज जो दिख रहा है ये आपका अनुमान से ऐसा लग रहा है कि विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इसे विषम बाहु त्रिभुज कह सकते हैं। इनकी ये 2 भुजाएं हैं वो तो समान है, परंतु ये ज़्यादा लंबी है, इसलिए सम, और ये इसमें देखोगे दूसरे में देखोगे तो इसमें ये भुजा और ये भुजा तीनों समान है, तीनों समान है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। इसकी 2 भुजाएं समान हैं परंतु ये भुजा थोड़ी बड़ी है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इधर देखोगे ये भुजा लंबी और ये भुजा आपके दोनों समान है, इसलिए इसे भी समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर में त्रिभुज को पहचानिए तथा उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। भुजाओं के आधार पर आपको वर्गीकरण करना है। इसमें देखोगे पहले के अंदर तीसरे का पहला देखोगे तो इसमें 2 सेमी एक भुजा है, दूसरी भुजा भी 2 सेमी, तीसरी भी 2 सेमी है, तो इसे हम कह सकते हैं कि इनकी तीनों भुजाएं समान हैं और तीनों भुजाएं समान होने की स्थिति में इसका नाम समद्विबाहु तीनों भुजाएं समान होने की स्थिति में इसका नाम समबाहु त्रिभुज कह सकते ले सकते हैं, इसका नाम समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं। आगे दूसरा देखोगे तो 3 इंच है, एक 7 इंच है भुजा और एक भुजा है आपकी 5 इंच, तो तीनों भुजाएं समान नहीं है, असमान है, इसलिए हम इस त्रिभुज का नाम विषम बाहु त्रिभुज रख सकते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज रखेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं असमान है इसकी।
अगला त्रिभुज देखोगे तो एक भुजा 3 से फिट है, दूसरी भुजा भी 3 फिट है, तीसरी है 5 फिट। दो भुजाएं समान है इस त्रिभुज के अंदर और एक भुजा अलग है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका त्रिभुज कहलाएगा वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर प्रश्न जो है तीसरे का, वो उसमें 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, त्रिभुज की दो भुजाएं समान है और एक भुजा असमान है, तो हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे 5वां देखोगे तो 5वें के त्रिभुज के अंदर आपको तीनों भुजाएं समान मिलेगी, इसलिए इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आगे 6 देखोगे तो 8 इंच, 9 इंच और 7 इंच, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसी स्थिति में हम इसको विषम बाहु त्रिभुज कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 110 की तरफ। कोण के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। त्रिभुज के कोणों को माप कर त्रिभुजों के माप, त्रिभुजों के नाम, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण लिखना है। आप इसमें देखोगे तो आपके ये जो कोण है, ये कोण आपका समकोण त्रिभुज है। ये कोण कैसा है? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ देखोगे तीनों 90 से कम है, तीनों कोण है वो 90 से कम है, इसलिए इस कोण का नाम न्यून कोण रख सकते हो। इस कोण का नाम क्या रख सकते हो? न्यून कोण रख सकते हो। आगे ये 90 डिग्री से बड़ा है ये कोण, तो ये अधिक कोण है। ये कैसा कोण है? अधिक कोण है। इसी तरह है और भी इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे तो आपका अगला जो कोण है वो है न्यून कोण, क्योंकि तीनों 60-60 डिग्री के हैं। ये भी 60-60 डिग्री के हैं, न्यून कोण है। और ये एक 90 डिग्री का है, इसलिए ये समकोण कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे और इनको देख लेते हैं कि ये कोण किस प्रकार के हैं। इस कोण को देखोगे तो ये आपके न्यून कोण है, क्योंकि तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम है। इनमें भी तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये भी न्यून कोण होगा। आगे इसको देखोगे तो इसमें एक कोण है, एक 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये अधिक कोण कहलाएगा। ये कैसा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखोगे तीनों कोण हैं वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण है। ये भी 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण है। और ये 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये अधिक कोण है। तो आप अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण के बारे में आप जान चुके हैं। न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, समकोण वो होता है जो 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, और सरल कोण वो होता है जो 180 डिग्री का होता है। इस तरीके से कोणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 111, चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से एक बंद आकृति बनाएं। जैसे आपने 4-4 बिंदुओं को इधर जोड़ दिया है, तो ये एक 4 रेखाखंडों से क्या बन गया है? एक आकृति बन गई जिसका नाम है आयत। नाम रख दिया A, B, C और D। नामकरण भी इस तरीके से करना है। तो ये आकृति है। बताएं उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं? तो इसके अंदर आप देखोगे तो कितने कोण हैं? 4 कोण देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर जो आपका प्रश्न है वो नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखना है। पहला है आयत का प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। आयत जो होता है उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये बात सही है। पहला प्रश्न हमने देखा है, तो ये बात सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात भी सत्य है। समचतुर्भुज होगा उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बात सत्य है। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की तरह होता है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। बिल्कुल वर्ग जो होता है जिसे स्क्वायर कहते हैं, वो उसे विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, ये बात सत्य है। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, ये बात असत्य है। ये बात आपकी असत्य है, सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है, दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। जैसे ये देखोगे तो ये आपका आयत है, तो आयत। ये वर्ग है, तो ये वर्ग हो गया। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ये हो गया सम चतुर्भुज। इस तरीके से आपको इनका नामकरण करना था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ।
4 नंबर जो प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ 360 होता है तो चतुर्भुजों में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि 105 है, इधर 75 है, इधर 100 है, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद 360 में से घटाते हैं तो 80 बचता है, तो 80 इस कोण का माप हो जाएगा। यहाँ इन तीनों का योग करने के बाद में 360 में से घटाते हैं तो 108 आ जाता है। इधर दोनों का माप निकालने के बाद में 360 में से घटाते हैं तो इनका आधा आ जाता है 109, 109। इस तरीके से करना था। 5वां प्रश्न है, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताएं। जैसे ये है, इनका नाम वर्ग हो गया, ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया और ये आपका आयत हो गया। इस तरीके से ये आपके कार्यपत्रक पूरे हो जाते हैं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।